200 डिवाइडेड बाई माइनस में ही रहेगा 0.5। मैं तो कहता हूँ डेसिमल को उड़ा दो, 2000 बनेगा और इससे इसको काटोगे तो कितनी बार में जाएगा? 5 चौका 20, 4 बार में जाएगा, यानी 400। हल्का सा मोड़ो, हल्का सा, देखो मुड़ा तो है हल्का सा। तो आपको क्या लग रहा है ये इसको कट करेगा क्या? नहीं, ये तो डाइवर्जिंग हो गया है, नहीं कट करेगा। 30 सेंटीमीटर की दूरी पे ये जो डिस्टेंस होना चाहिए वो 30 सेंटीमीटर होना चाहिए, तब जाके आपको इसका फोकस मिलेगा, मतलब इस सिस्टम का फोकस मिलेगा, या यूँ कहा जाए कि इस ऑब्जेक्ट का इमेज मिलेगा। हाय बच्चों, कैसे हैं आप? वेलकम टू रेस्क्यू कोर्स बाय फिजिक्स। बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेसेस। ठीक है, अब जैसे मान लो बच्चों ना, ये एक पेपर वेट है। ठीक है, आपने अमीरों के टेबल पे देखा होगा, पेपर को दबाने के लिए यूज़ करते हैं वो लोग। ठीक है, अब इसमें आपको ना कुछ बुलबुले नज़र आ रहे हैं। तो मान लो बच्चों तुम यहाँ से देख रहे हो, ये तुम्हारी आँख है ना बच्चों, और तुम इसको देख रहे हो। तो जो भी लाइट इसमें से निकल के आएगा वो उसका यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा। क्या बोलते हो यार? रिफ्रैक्शन होगा और तब वो आपकी आंख तक पहुंचेगा। तो कहने का मतलब है कि जिस सरफेस से रिफ्रैक्शन हुआ वो कैसा है, तो वो तो कर्व्ड सरफेस है ना। तो जाहिर सी बात है इस वाले रिफ्रैक्शन की वजह से आपको ये बुलबुला कहाँ नजर आएगा? तो बच्चों यहाँ तो नजर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपकी आंख तक रिफ्रैक्टेड रे पहुंच रहा है, और रिफ्रैक्टेड रे हो चाहे रिफ्लेक्टेड रे हो, जब वो आपकी आंख तक पहुंचता है तो आपको इमेज नजर आता है, वो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट नजर नहीं आता है। ठीक है, तो यही हमको देखना है कि मान लो बच्चों ये कोई कर्व्ड सरफेस है जिसके इस साइड में कोई और मीडियम है, उस साइड में कोई और मीडियम है, और फिलहाल के लिए हमने माना है कि ये वाला मीडियम डेंसर है, वो वाला मीडियम रेयरर है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ μ1 है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ μ2 है। ठीक है, अच्छा, ये जो कर्व्ड सरफेस है ये उसका सेंटर है। अरे यार, इसको तुम ऐसे आगे आगे की तरफ से बढ़ाओगे तो गोला बनेगा। क्या बोलते हो? और गोला बनेगा तो उसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा, तो वही मान लो कि ये सेंटर है। ठीक है, अब हमने यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखा, कोई भी ऑब्जेक्ट रखा, तो अब इससे एक रे ऑफ लाइट को सीधा निकालोगे तो सीधा जाएगा। क्यों बच्चों? क्योंकि ये 90 डिग्री, आपको याद है कि किसी भी सरफेस से कोई भी रे परपेंडिकुलरली टकराए तो वो अनडेविएटेड सीधा निकल जाता है। ठीक है, ये नहीं मुड़ता है। लेकिन हमको तो इमेज बनाना है, तो इमेज बनाने के लिए मिनिमम 2 रे चाहिए, तो एक रे को आप थोड़ा ऐसा तिरछा भेजिए। अब आपको यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। क्या बोलते हो यार? रिफ्रैक्शन हो या रिफ्लेक्शन हो, नॉर्मल तो ड्रॉ करना है आपको। और आप जानते हैं ऐसे सिचुएशन में जो नॉर्मल होता है वो सेंटर से होकर पास करता है। अब मान लो बच्चों रे सीधा जा रहा था, ऐसे रेयरर मीडियम में जा रहा है, तो जाहिर सी बात है इस नॉर्मल से दूर भागेगा। तो मान लो कुछ ज़्यादा ही दूर भाग गया और भाग के यहाँ पहुँच गया, तो इसी पॉइंट पर बनेगा आपका इमेज। क्लियर है? ये ऑब्जेक्ट है तो वहाँ पर बनेगा इमेज। सही है। अब मान लो बच्चों पोल और सेंटर के बीच के डिस्टेंस को हम r से डिनोट कर लें, पोल और ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस को हम u से डिनोट कर लें। जाहिर सी बात है, अरे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम u से ही तो डिनोट करते हैं, और पोल और इमेज के बीच के डिस्टेंस को हम v से डिनोट कर लें, तो इस μ1 μ2 u v एंड r के बीच का जो रिलेशन होता है वो होता है μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 बाई r। वीडियो पॉज करो और कॉपी में कम से कम 4-5 बार लिख के इसको याद करो। कर लिया तुमने? क्या है फॉर्मूला बताओ फिर से। तो फॉर्मूला है μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 बाई r। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिराइव भी करेंगे क्योंकि ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर टाइप के बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अभी फिलहाल हम ये रिजल्ट याद करते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। लेकिन रुकिए एक मिनट, ये u क्या है? तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v क्या है? इमेज डिस्टेंस, r क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। चलो, μ1 क्या है और μ2 क्या है? μ1 क्या है और μ2 क्या है बच्चों? ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो देखो ना, कुछ लोग ऐसे बोलेंगे ना कि जो डेंसर मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 होगा, जो रेयरर मीडियम है उसका μ2 होगा। चाहे कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट जिस मीडियम में है उसको हम लोग μ1 बोलेंगे और इमेज जिस मीडियम है उसको हम लोग μ2 बोलेंगे। ये सब महाबकवास है बच्चों। ये भी हो सकता है कि ऑब्जेक्ट और इमेज एक ही मीडियम में रहे। जैसे इसी पेपर वेट को अगर तुम यहाँ से देखोगे तो ऐसा थोड़ा कि ये बुलबुला तुमको इधर दिखेगा तो पेपर वेट के अंदर ही। तो कई बार ऐसा भी होता है कि ऑब्जेक्ट और इमेज एक ही मीडियम में बन जाए, तब किसको μ1 और μ2 बोलोगे? तो ना ओरिजिनल बात याद रखो, और यही बात हमेशा याद रखना। μ1 का मतलब होता है वो मीडियम जिसमें इंसिडेंट रे है, और μ2 का मतलब होता है वो मीडियम जिसमें रिफ्रैक्टेड रे है।
और इतना तो कंफर्म है कि इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे दो डिफरेंट मीडियम में होगा। क्या बोलते हो यार, रिफ्रैक्शन हुआ है तो जाहिर सी बात है रे ने मीडियम चेंज किया है। फिर से बोलो, म्यू1 क्या है? तो इंसिडेंट रे वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और म्यू2 क्या है? तो रिफ्रैक्टेड रे वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर है? म्यू1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्टेड रे। क्लियर? ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चंस करते हैं फटाक फटाक। हाँ, तो एक सिचुएशन दिया है जिसमें ये जो सरफेस है वो कॉनकेव सरफेस है। तो बच्चों जाहिर सी बात है इसका जो सेंटर होगा कहीं इधर होगा। क्या बोलते हो, सेंटर किधर होगा? उधर होगा। और म्यू1 म्यू2 सब दे दिया, आर की वैल्यू भी दे दी 10 सेंटीमीटर। बोलता है फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इनफाइनाइट। अच्छा, और फाइंड द फोकस ऑफ द गिवन फिगर, या फिर आपको ये जो फोटो दिया हुआ है इसका फोकस बताना है कि कहाँ होगा। और दोनों सवाल सेम सवाल है। क्यों, मैं आपको समझाता हूँ। फोकस का डेफिनेशन क्या होता है कि पैरेलल और पैरेक्सियल रे, रिफ्रैक्शन हो चाहे रिफ्लेक्शन हो, उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करे। बोलो ना यार। अब अगर कोई पैरेलल और पैरेक्सियल रे होगा तो वो आ कहाँ से रहा होगा? तो वो इनफाइनाइट से आ रहा होगा। और यहाँ ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया? इनफाइनाइट पे ही रखा गया है। बोलो, तो इनफाइनाइट पर पड़े ऑब्जेक्ट का जहां कहीं भी इमेज बनता है ना, वही पॉइंट फोकस होता है। मतलब आप इस बात को थोड़ा सा नोट भी कर लेना बच्चों, कहीं लिख भी लेना कि अगर आपको पता करना है किसी भी सिस्टम का फोकस कहाँ है तो पता कर लेना कि अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर तो उसका इमेज कहाँ बना है। और याद है जब हमने मिरर्स पढ़ी थी तो उसमें देखा था दोनों टाइप के मिरर के लिए ऑब्जेक्ट को जब हम इनफाइनाइट पर रखते थे तो इमेज उसका फोकस पे बनता था। क्यों भाई? क्योंकि इनफाइनाइट पर पड़े हुए ऑब्जेक्ट से जो रेज आती हैं वो पैरेलल आती हैं और पैरेलल रेज हमेशा फोकस पे ही जाती हैं। ठीक है, तो इसीलिए दोनों क्वेश्चंस का मतलब एक ही हुआ। आप इनफाइनाइट पर पड़े हुए ऑब्जेक्ट का इमेज बता दो कि कहाँ है, या फिर इस सिस्टम का फोकस बता दो कहाँ है, दोनों एक ही जगह होगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे बच्चों यार? तो सबसे पहले काम करते हैं हम लोग, यू लिख लेते हैं इनफाइनाइट। तो बच्चों मान लो ना एकदम यहाँ पर ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ठीक है, और यही जगह इनफाइनाइट है। तो जाहिर सी बात है ना, हम लोग माइनस इनफाइनाइट लिखेंगे। क्यों? क्योंकि जो रे निकल के यहाँ से जा रहा होगा बच्चों, जो भी रे यहाँ से निकल के जा रहा होगा वो तो इधर जा रहा होगा। इसका मतलब हुआ पोल से अगर आप इधर जाइएगा तो उसको पॉजिटिव लीजिएगा, इधर जाइएगा तो नेगेटिव लीजिएगा। याद रखना बच्चों, वो सारा कॉन्सेप्ट इधर भी वैलिड रहेगा कि बिहाइंड द सरफेस पॉजिटिव एंड इन फ्रंट ऑफ द सरफेस नेगेटिव। क्लियर? क्योंकि इधर जाने का मतलब हुआ आप इंसिडेंट रे के ऑपोजिट जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आपको मेजर करना है तो पोल से आप इधर जाएंगे इनफाइनाइट, तो इसलिए हमने माइनस इनफाइनाइट लिखा। उसके बाद आप बताइए म्यू1 कितना होगा? म्यू1, तो म्यू1 हम किसको लेंगे? हम 2 लेंगे। अब ऐसा नहीं कि यहाँ लिखा हुआ है इसीलिए लेंगे, नहीं, हम देखेंगे कि इंसिडेंट रे कौन से मीडियम में है। तो बच्चों इंसिडेंट रे इसी मीडियम में। अच्छा, वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई कर लो यार एक बार, मतलब बहुत अच्छा लगेगा भाई। पहला ही क्वेश्चन अगर तुमने सॉल्व कर लिया बहुत अच्छा फील होगा। कर लिया? ठीक है, तो इंसिडेंट रे इस वाले मीडियम है इसीलिए इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग म्यू1 बोलेंगे। और रिफ्रैक्टेड रे जाहिर सी बात है इसी में जाएगा, अरे मीडियम चेंज करेगा तो इसी में जाएगा ना, तो इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग म्यू2 कह देते हैं, विच इज़ 1.5। ठीक है, अब आर देख लेते हैं। तो बच्चों आर की वैल्यू होगी 10 सेंटीमीटर, लेकिन इस बात का ख्याल रखेंगे कि प्लस में कि माइनस में। तो बच्चों ऑब्वियसली प्लस में, क्योंकि इसका सेंटर इधर की तरफ है, हम इधर जाएंगे। अरे बोलना यार, इधर जा रहे हो यानी तुम इंसिडेंट रे का डायरेक्शन में ही जा रहे हो, या यूँ कहा जाए कि तुम सरफेस के पीछे जा रहे हो और पीछे वाली चीज़ों को हम प्लस साइन के साथ दिखाते हैं। तो हम लोग लिखेंगे प्लस में 10 सेंटीमीटर। और सिंस फार्मूला हमको याद है म्यू2 बाई वी माइनस म्यू1 बाई यू इज इक्वल्स टू म्यू2 माइनस म्यू1 बाई आर। अब म्यू2 की जगह पे आप पुट करेंगे 1.5 डिवाइडेड बाई वी की जगह पे, हाँ वी ही तो निकालना है आपको, माइनस म्यू1 की जगह पे 2 रखेंगे डिवाइडेड बाई यू की जगह पे माइनस इनफाइनाइट। ठीक है, इज इक्वल्स टू म्यू2 की जगह पे बच्चों 1.5 माइनस म्यू1 की जगह पे 2 और डिवाइडेड बाई आर की जगह पे 10 सेंटीमीटर। अच्छा, समथिंग अपन इनफाइनाइट तो 0 होता है, तो कहानी ख़त्म हो गई। तो यहाँ से आप बताइए बच्चों 1.5 डिवाइडेड बाई वी इज इक्वल्स टू कितना होगा? तो यहाँ से हमको मिलेगा माइनस 0.5 और डिवाइडेड बाई 10 सेंटीमीटर्स। सही है। अब यार
0.5 से ये कैंसिल होगा, कितनी बार में जाएगा, तो 3 बार में जाएगा। हमको भी निकालना है, तो भी को इधर भेजो, बोलो बच्चों, v को इधर भेजो और 10 सेंटीमीटर को उधर भेजो और माइनस साइन को भी उधर भेजो, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। अच्छा, तो माइनस साइन का क्या मतलब हुआ? माइनस साइन का मतलब हुआ बच्चों, माइनस साइन का मतलब हुआ कि पोल से इधर नहीं इधर जाना है, तो आप इधर कहीं 30 सेंटीमीटर की दूरी पे जाएंगे, है ना बच्चों, इधर कहीं तुम जाओगे, यहाँ 30 सेंटीमीटर की दूरी पे ये जो डिस्टेंस होना चाहिए वो 30 सेंटीमीटर होना चाहिए, तब जाके आपको इसका फोकस मिलेगा, मतलब इस सिस्टम का फोकस मिलेगा, या यूँ कहा जाए कि इस ऑब्जेक्ट का इमेज मिलेगा, यहीं पे इमेज भी बनेगा। तो एक्चुअली हुआ क्या होगा? हुआ ये होगा बच्चों कि ये जो रेज है ना, ये कहीं ना कहीं डाइवर्ज हुई होंगी, ऐसे डाइवर्ज हुई होंगी, तब ना जब हम इनको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो फिर ये, एक मिनट, पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो फिर ये यहाँ मिलेंगी और यहाँ इमेज बनाएंगी, बोलो। और देखो आई थिंक होना भी चाहिए, कैसे कैसे होना भी चाहिए, तो अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करें बच्चों, नॉर्मल ड्रॉ करें तो देखो ध्यान से, तो नॉर्मल ऐसा ही ना होगा। अब रे कहाँ से कहाँ जा रहा है? डेंसर से रेयर में जा रहा है, तो जैसे ही रे डेंसर से रेयर में जाता है वो नॉर्मल से दूर भागता है, दूर भागने का मतलब हुआ प्रिंसिपल एक्सिस से दूर भाग रहा है, तो यानी डाइवर्ज हो रहा है। अरे बोलो ना यार। तो खैर रे डायग्राम एक अलग चीज़ है, हमको तो फॉर्मूले से बस ये भी निकाल लेना था, ठीक है। यानी हमारा आंसर क्या होगा? 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द सरफेस। क्लियर? ठीक है बच्चों। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लो यार पहले खुद से, हो गया? देखते हैं। स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, अच्छा एक स्फेरिकल सरफेस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है, सेपरेट्स एयर फ्रॉम द ग्लास, और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज इन द ग्लास मीडियम। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि सरफेस कुछ ऐसा होगा जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आर होगा, है ना, और इधर देखा जाए तो बच्चों हम लोग कह सकते हैं कि ग्लास है, और इधर देखा जाए तो क्या है बताओ? एयर है। एयर है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग 1 लेंगे, और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.5। अच्छा, कैसे मैंने डिसाइड किया कि ग्लास ही इधर है और इधर एयर है? ये भी तो हो सकता है कि इधर ग्लास हो इधर एयर हो, तो इसलिए क्योंकि इसने कहा है कि सेंटर जो है ना वो ग्लास वाले मीडियम में, बोलना बच्चों, तो इसका सेंटर इधर कहीं होगा, इधर कहीं होगा, तब ना वो ग्लास वाले मीडियम में होगा। अगर वो कहता कि एयर वाले मीडियम में सेंटर है तो कैसे ड्रॉ करता? मैं ऐसे ड्रॉ करता, तब सेंटर एयर वाले मीडियम में आ जाता है ना। तो फोटो ना देखे, फोटो ये आपसे खुद ही ड्रॉ करवा रहा है, ठीक है। तो ये मतलब बढ़िया बात है, इसमें आपको अपना भी दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। द पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ इज प्लेस्ड इन एयर, अच्छा जी, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया है? तो हवा में रखा गया है, हवा में कहीं यहाँ रखा गया है, ऑन दी ऑप्टिक एक्सिस, ठीक है। ये जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है ना, इसी को ऑप्टिक एक्सिस हम इसमें बोल रहे हैं, ऑफ द सरफेस, सो दैट द रियल इमेज इज फॉर्म्ड एट आई। तो एक काम करते हैं ना बच्चों, एक रे को हम सीधा भेजते हैं, एक रे को हम सीधा भेजते हैं, वो तो सीधा ही निकल जाएगा। एक रे जब यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, और आप देख पा रहे होंगे, आप देख पा रहे होंगे कि ये है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके गुजरने वाला नॉर्मल, ठीक है। तो होने क्या वाला है? रे जो है वो रेयर से डेंसर में जाने वाला है, तो आप जानते हैं कि रे जब भी रेयर से डेंसर में जाता है नॉर्मल की तरफ मुड़ता है। तो रियल इमेज बना है बच्चों, रियल इमेज बना है का मतलब हुआ रेज एक्चुअल में मीट कर रही हैं, हम जबरदस्ती नहीं बढ़ा रहे हैं। तो इधर अगर आपको एक्चुअल में मीट कराना है तो जाहिर सी बात है इस रे को आपको इतना मोड़ना पड़ेगा कि कहीं यहाँ जाके वो मिले और यहीं पर आपका इमेज बनेगा। तब देखो ये वाला रे और ये वाला रे दो एक्चुअल रेज हैं, यहाँ मिलकर रियल इमेज बना रही हैं। क्लियर है? मतलब इतना मुड़ा दीजिए आप इसको कि जाके कहीं कट कर जाए। चलिए ठीक है, और आगे बोलता है, हाँ इस जगह को आई बोला है इसने, फॉर्म्ड एट आई, द लाइन ओ आई, अच्छा ऑब्जेक्ट वाले को ओ बोल दिया हमने, तो लाइन ओ आई जो है वो इंटरसेक्ट करता है स्फेरिकल सरफेस को पी पर। तो बच्चों स्फेरिकल सरफेस यही है ना, तो इसको कट करता है वो कहाँ पे? पी पे।
इस तरीके से कि पी ओ बराबर पी आई। अच्छा जी, तो मतलब ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस इक्वल है, मतलब इसको अगर हम एक्स बोल दे तो इसको भी हम एक्स ही बोलेंगे। लेकिन एक बात है बच्चों, अगर ये u है ना तो u को तुमको माइनस एक्स लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये सरफेस के सामने है। बोलना यार, इंसिडेंट रे जो है वो ऐसे जा रही है ना, और इसका डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम पोल से इधर जा रहे हैं, यानी इंसिडेंट रे को अपोजिट जा रहे हैं, तो माइनस साइन के साथ। और भी जो तुम लिखोगे तो बच्चों वो x लिखोगे, पॉजिटिव साइन के साथ लिखोगे, क्योंकि ये बिहाइंड द सरफेस है। ठीक है, और इधर जाने का मतलब हुआ कि आप इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में ही जा रहे हैं। इंसिडेंट रे भी ऐसे राइट डायरेक्शन में जा रहा था, आप भी इसका डिस्टेंस मेजर करने के लिए राइट डायरेक्शन में ही जा रहे हैं। ठीक है, तो बढ़िया बात हो गई। तो ये सारी कहानी हो गई। हमको क्या बताना, हमको पी ओ बताना, मतलब हमको एक्स की वैल्यू निकाल के बता देनी है। ठीक है, तो कुछ नहीं है बच्चों, बस इसमें म्यू1 म्यू2 ढूंढो, क्योंकि यू और भी तो हमने देख ही लिया कितना है, आर पता ही है। तो म्यू1 किसको बोला जाता है, तो इंसिडेंट रे जिस मीडियम में है, तो इंसिडेंट रे इस वाले मीडियम में, तो इसी को हम म्यू1 बोल देंगे। और रिफ्रैक्टेड रे इस वाले मीडियम में, तो इसको म्यू2 बोल देंगे। और सिंस यू नो द फॉर्मूला म्यू2 बाई भी माइनस म्यू1 बाई यू इज इक्वल्स टू म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन आर। क्लियर है। अब देखो म्यू2 की जगह पे क्या लिखोगे, तो 1.5 डिवाइडेड बाई भी की जगह पे क्या लिखोगे, तो बस x लिखोगे। ठीक है, माइनस 1 डिवाइडेड बाई u की जगह पे क्या लिखोगे, तो माइनस x लिखोगे, इज इक्वल्स टू म्यू2 1.5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई r की जगह पे r प्लस में कि माइनस में। रे बच्चों, तो सेंटर तो यहाँ ना है, तो r मेजर करने के लिए तुम इधर जाओगे, तो जाहिर सी बात है r जो होगा वो पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि सरफेस के पीछे है। ठीक है, तो r आप लिखेंगे पॉजिटिव साइन के साथ। अब आप इसको सॉल्व करिए। मैं तो कहता हूँ 1/x कॉमन ले लो यार, तो 1/x कॉमन ले लोगे तो क्या मिलेगा तुमको, 1.5 माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो +1 हो जाएगा, है ना बच्चों, इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाई आर। अब देखो यहाँ से 1/x इंटू ये तो 2.5 हो गया बच्चों, और ये है आपका 0.5 डिवाइडेड बाई आर, और 2.5 से 0.5 जो है वो 5 बार में जाएगा। ठीक है, अब r को उधर ले जाओ, x को इधर ले जाओ, यानी x इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों कितना, तो 5r। सिंपल सा क्वेश्चन था, x इज इक्वल टू कितना, 5r। क्लियर, आपका भी सही था ये। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो। ये क्वेश्चन मैंने खुद से दिया है, खुद से मैंने दिया है, थोड़ा सा ट्विस्ट डाला है इसमें, पिछले ही क्वेश्चन की तरह ये भी है, लेकिन हल्का सा ट्विस्ट है इसमें। तो वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करो, और आंसर आ जाए तो प्लीज़ अपना नाम लिख कर बताना कि ये इसका आंसर तुम्हारा सही था। ठीक है, चलिए हो गया। कहता है स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर आर सेपरेट्स एयर फ्रॉम ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव, द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज इन द ग्लास। एक्जैक्टली सेम सवाल है बच्चों, सेम सवाल है। एक बार फिर से एक सरफेस है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है, इधर की तरफ बच्चों एयर मान ले, इधर की तरफ अगर हम लोग ग्लास मान ले, तो एयर है तो म्यू की वैल्यू कितनी होगी, 1, ग्लास है बच्चों तो म्यू की वैल्यू कितनी होगी, तो 1.5 दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, 1.5 दिया हुआ है, आपको थोड़ा ना याद रखना है। द पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ इज प्लेस्ड, एकदम सेम सवाल, सेम सवाल बच्चों, कहाँ, तो यहाँ, मतलब हवा में, हवा में रखा गया है। ठीक है, इट्स वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड एट आई। पिछली बार रियल इमेज बना तो अब की बार वर्चुअल इमेज बना है। ये क्या बात हो गई भाई, सेम सिचुएशन, लेकिन पिछली बार रियल बना था, अब की बार वर्चुअल बना है। क्या मतलब हुआ इसका, कैसे इसको सॉल्व करें। तो एक काम करते हैं ना, एक रे को तो ऐसा सीधा जा रहा था उसको सीधा ही भेजते हैं। अच्छा, इसका सेंटर कहीं यहाँ होगा ना बच्चों। करना ये है तुमको कि जैसे मान लो कि ये रे यहाँ गया ऐसे, है ना, और नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो जाहिर सी बात है नॉर्मल सेंटर से होकर जाएगा। अब देखो ध्यान से हो क्या रहा है, हमको ना इसको मोड़ना है। बोलो यार, तो मोड़ोगे तो एकदम हल्का सा अगर मोड़ोगे ना, हल्का सा मोड़ो, एक काम करो ज़्यादा मत मोड़ो बच्चों, हल्का सा मोड़ो, हल्का सा मोड़ो, हल्का सा। देखो मुड़ा तो है हल्का सा, तो आपको क्या लगा ये इसको कट करेगा क्या, नहीं, ये तो डाइवर्जिंग हो गया है, नहीं कट करेगा। तो नहीं कट करेगा तो हमको कहाँ बढ़ाना पड़ेगा, हमको इसको इधर कहीं पीछे बढ़ाना पड़ेगा, और यहाँ पर इमेज बनेगा। ये ऑब्जेक्ट है तो बच्चों ये इमेज है। अरे बोलो यार, तो अब देखा क्या ट्विस्ट था, पिछली बार रियल इमेज बना था, इधर हमको मिलाना था तो हमने इसको ज़्यादा मोड़ दिया था। बोलो, अब की बार वर्चुअल बनाना है, यानी हमको इसको इससे मिलाना नहीं है,
अरे मिल गया तब तो रियल बन जाएगा ना, हमको इसको डाइवर्ज कराना है, तो इसीलिए हमने हल्का सा मोड़ा ताकि हम इसको पीछे बढ़ा के मिलाएं। देख रहे हो, तो वर्चुअल इमेज इधर बन गया। अच्छा ये भी बोल सकता है ना कि इमेज बने ही ना, यानी बनना भी होता है इनफाइनाइट पे बने, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इतना मोड़ेंगे कि ये और ये एक दूसरे का पैरेलल हो जाए, तो इमेज इनफाइनाइट पे बनेगा। आप समझ रहे हैं? तो अच्छा आगे क्या बोलता है कि पी आई इज इक्वल टू 2PO। अच्छा, तो यानी बच्चों ये जो PO है वो अगर x है तो ये जो PI है ये 2x होगा। PI PO का डबल है, 2x होगा। तो जाहिर सी बात है हम लोग u को भी -x लिखेंगे तो v को भी माइनस में 2x लिखेंगे, क्योंकि दोनों का दोनों सरफेस के सामने है। आप देख रहे हैं कैसे छोटा सा ट्विस्ट डाल देने पे, पिछली बार ऑब्जेक्ट इधर था, इमेज इधर बना था, लेकिन अब की बार ऑब्जेक्ट उधर है, इमेज भी उधर ही बन गया, मतलब दोनों सेम ही मीडियम में बन गया। तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि ऑब्जेक्ट एक मीडियम में हो, इमेज दूसरे मीडियम में बने, और ये भी हो सकता है कि ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों सेम मीडियम में बन जाए। ठीक है, अब बाकी तो अब क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया। ये आपका इंसिडेंट रे है तो इसीलिए हम इसको μ1 बोलेंगे, ये आपका रिफ्रैक्टेड रे है इसीलिए हम इसको μ2 बोलेंगे, और हम फॉर्मूला जानते हैं μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u इज इक्वल टू, अब यहाँ से तो वीडियो पॉज करके खुद से कर ले रहे भाई, सही है। आर, अब बताओ μ2 की जगह पे क्या लिखोगे, तो 1.5 लिखोगे, डिवाइडेड बाई v की जगह पे क्या लिखोगे, तो -2x लिखोगे, माइनस μ1 की जगह पे क्या लिखोगे, 1 लिखोगे, u की जगह पे क्या लिखोगे, -x लिखोगे, इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ कर्वेचर। बच्चों तो पॉजिटिव ही होगा, क्यों, क्योंकि इधर है। वही सरफेस अगर ऐसा होता ना, इसका सेंटर इधर होता तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को भी हम लोग -r लिखते हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल r प्लस में ही रह जाएगा। अब इसमें से मैं तो कहता हूँ सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप ना 1/x को कॉमन ही ले लीजिए, तो इसमें बचेगा माइनस। अच्छा एक और बात है, 1.5 से 2 को कैंसिल करोगे तो मतलब, या यूँ कहें कि डेसिमल को उड़ा दो, एक 0 दे दो नीचे, बोलो यार, तो ये क्या 3/4 हो जाएगा ना, तो दिस विल बिकम कितना, -3/4 और प्लस कितना 1 इज इक्वल टू 0.5 डिवाइडेड बाई r। ठीक है, तो 1/x, और यहाँ से आपको मिलेगा 4 इधर जाएगा, तो 4 - 3 1/4 इज इक्वल टू 0.5 डिवाइडेड बाई कितना r। अच्छा हमको तो x निकालना है, क्या निकालना है बच्चों, x निकालना है, तो x को उधर लेके जाओ, इसको नीचे लेके आओ और r को इधर लेके जाओ। क्लियर है? तो आप बताइए x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ठीक से फिर से, r इधर जाएगा, ये इधर आएगा। ठीक है, हाँ, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो r डिवाइडेड बाई 0.5 इंटू 4 करोगे, तो बच्चों यार 0.5 इंटू 4 करोगे तो ये तो 2 आ जाएगा, यानी इसका आंसर होना चाहिए r/2। PO जिसकी वैल्यू आपने x रखी थी उसका आंसर कितना होना चाहिए, r/2। कोई ऑप्शन नहीं है तो ठीक है, वो मेरी गलती है, मतलब इसमें एक और मैं दे देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन मैंने खुद ही सेट किया है, तो मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया ऑप्शन पे, शायद ऑप्शन रिपीटेड हो गया है। तो ये हो जाएगा बच्चों कितना, तो r/2। बाकी कोई और गलती तो नहीं हुई है आई थिंक। ठीक है, ये आपका 1/4 रहेगा। क्लियर है ना बच्चों? और हमको x निकालना है, तो x इधर जाएगा, r इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो r डिवाइडेड बाई 4 इंटू 0.5। सही है, r/2 इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, आपका आया था क्या ये r/2? चलिए, ये भी जेई मेन का ही है, देखते हैं, पॉज करके ट्राई करो जल्दी से। हो गया, देखते हैं। लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इन एयर फॉल्स ऑन ए स्फेरिकल ग्लास सरफेस। अच्छा मतलब ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इतना है, द इमेज इज फॉर्म्ड एट डिस्टेंस 200 सेंटीमीटर फ्रॉम द ग्लास सरफेस इनसाइड द ग्लास। अच्छा इमेज जो है वो ग्लास में बना है, मतलब ऑब्जेक्ट एयर में है और इमेज ग्लास में बना है। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस ऑफ लाइट सोर्स फ्रॉम द ग्लास सरफेस इज कितना। तो बच्चों इसमें ये तो बताया ही नहीं है कि हम सरफेस कैसा ले, ऐसा ले कि ऐसा ले, है ना। अब ये कैसे डिसाइड करेंगे? तो अगर मान लीजिए कि हमने सरफेस ऐसा ले लिया, अब तुम खुद ही समझना, तो इसका जाहिर सी बात है सेंटर कहीं यहाँ होगा, क्या बोलते हो, सेंटर यहाँ होगा। ऑब्जेक्ट आपने मान लीजिए यहाँ रखा है, तो बच्चों क्या है कि जब तुम लाइट को ऐसे भेजोगे ना, तो वो नॉर्मल की, भले ये एयर है और ये ग्लास है, ठीक है, तो वो नॉर्मल की तरफ घूमेगा, क्या बोलते हो,
नॉर्मल की तरफ घूमने का मतलब हुआ ऊपर घूमेगा, यानी डाइवर्ज होगा, और तब जब इमेज बनाना होगा तो हम इसको पीछे बढ़ाएंगे, इधर इमेज बनेगा। तो जाहिर सी बात है ऐसे सिचुएशन में इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों एयर में ही है, लेकिन हमको इमेज कहाँ चाहिए, हमको इमेज तो ग्लास में चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि सरफेस को कुछ इस तरीके से रखना पड़ेगा बच्चों, सरफेस को आपको कुछ इस तरीके से रखना पड़ेगा कि जैसे आप जब ऑब्जेक्ट यहाँ रखते हो और रे को आप इधर भेजते हैं, और यहाँ मान लीजिए कहीं सेंटर है और ये नॉर्मल है, बोलो ना, तो ये नॉर्मल की तरफ जब घूमे तो इधर घूमे, इधर, तब तो यहाँ पर इमेज बनेगा ना भाई, क्या बोलते हो, तब तो यहाँ पर इमेज बनेगा। तो इसीलिए सरफेस को हमको ऐसा लेना पड़ेगा। तो मतलब ये हमको खुद ही से डिसाइड करना पड़ा, और यहाँ पर आई बन गया, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया बच्चों, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर तो प्लस में ही 50 सेंटीमीटर हम लिखेंगे। अच्छा, μ1 की जगह पे आप 1 लिखेंगे और μ2 की जगह पे आप लिखेंगे 0.5, ठीक है, क्योंकि ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्रैक्टेड रे है, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस कितना दिया है, तो ये वाला डिस्टेंस दिया ही नहीं है, बस हमको इमेज वाला डिस्टेंस पता है कि कितना है बच्चों। तो v इज इक्वल टू लिखा जाएगा 200 सेंटीमीटर और प्लस में, क्योंकि सरफेस के पीछे है, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ, हाँ हमको ये निकालना है, मतलब हमको निकालना है कि u की वैल्यू कितनी होगी, क्लियर। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, तो μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन आर, ठीक। अब एक काम करिए, वैल्यूज पुट करिए। तो μ2 की जगह पे, सॉरी μ2 की जगह 1.5 है ना, क्या यार, 1.5 डिवाइडेड बाई v कितना है, तो 200 है और सेंटीमीटर में है, मैं नहीं लिख रहा हूँ, आपको ध्यान रहे सेंटीमीटर में। μ1 की जगह 1 और u की जगह पे कितना लिखोगे, तो निकालना है तो रहने दो, सही है। फिर बताओ μ2 की जगह पे 1.5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई r की जगह पे कितना लिखोगे, तो 50 लिखोगे, क्लियर। इसको इधर ले जाओ और इसको तब इधर लेके आओ, तो बताओ बच्चों ये इधर जाके तो पॉजिटिव हो जाएगा ना, और ये 1.5 डिवाइडेड बाई 200 माइनस ये तो 0.5 आएगा और डिवाइडेड बाई 50, जाहिर सी बात है एलसीएम तो 200 ही रह जाएगा, क्या बोलते हो यार, एलसीएम कितना रह जाएगा 200, तो यहाँ 1.5 हो जाएगा और माइनस 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से तुमको 1/u मिलेगा माइनस 0.5 डिवाइडेड बाई 200, और बच्चों u मिलेगा 200 डिवाइडेड बाई, माइनस में ही रहेगा 0.5, मैं तो कहता हूँ डेसिमल को उड़ा दो, 2000 बनेगा, और इससे इसको काटोगे तो कितनी बार में जाएगा, 5 चौका 20, 4 बार में जाएगा, यानी 400, यानी u की वैल्यू होगी माइनस 400 सेंटीमीटर। तो ठीक है ना, माइनस बता रहा है कि सरफेस के सामने है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा इसका 400। इज इट क्लियर बच्चों, सही है। आगे बढ़ते हैं, चलिए ये ना बोर्ड का क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने इसको रखा है, ठीक है। डायमीटर ऑफ अ ग्लास स्फीयर इज 10 सेंटीमीटर। तो आप एक ग्लास स्फीयर लीजिए और इसका जो डायमीटर है, मतलब देखा जाए एक तरीके से तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो 10 सेंटीमीटर होगा, ध्यान रखेंगे, मतलब ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर है। कह रहा है अ बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक्स दिस स्फीयर, इसको तो प्लीज एक बार ट्राई करना अपने से, ठीक है। तुम देखना कि मतलब ये जेई मेन के क्वेश्चन से ज़्यादा बेहतर है, किया ट्राई, देखा जाए। अ बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक्स दिस स्फीयर which converges at point 20 सेंटीमीटर behind the pole of the spherical surface। तो एक बीम ऑफ लाइट आता है टकराने इस तरीके से कि वो जो बीम है वो स्ट्राइक करेगा कहाँ पे, तो पोल के, जाहिर सी बात है इसी को पोल बोलोगे ना, क्योंकि पहली बार बीम ऑफ लाइट अगर आप इधर से भेज रहे हैं, जनरली हम लोग इधर ही से भेजते हैं, तो इसी सरफेस से टकराएगा, तो इससे 20 सेंटीमीटर वो पीछे स्ट्राइक करता है। बीम ऐसे आया कि वो इससे 20 सेंटीमीटर पीछे, तो भाई 20 सेंटीमीटर पीछे का मतलब क्या हुआ, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 सेंटीमीटर है, यानी 10 सेंटीमीटर आप और चले जाइए, यहाँ पर कहीं स्ट्राइक करता है। इट मीन्स पता बीम कैसे आया होगा बच्चों, बीम ऐसे आया होगा, ऐसे आया होगा, ऐसे आया होगा कि जब हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो वो यहाँ जाके मिलता है, ठीक है,
ऐसे आया होगा कि आगे बढ़ाते तो यहाँ जाके मिलता। आप समझ रहे हैं? तो ऐसे बीम आया था। तो आप बताइए इस फोटो में ऑब्जेक्ट कहाँ है? तो क्या ऑब्जेक्ट इधर है? नहीं बच्चों, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रेज। बोलो ना यार। तो इंसिडेंट रेज तो यही है और इनका इंटरसेक्शन तो यहाँ हुआ। तो ये ऑब्जेक्ट है। और देखा जाए तो बच्चों यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है? तो ये भी 10 सेंटीमीटर ही होगा। क्यों? क्योंकि टोटल यहाँ से यहाँ तक 20 सेंटीमीटर है। बोलो बच्चों। तो आप बताइए इस केस में हम u की वैल्यू कितनी लेंगे? तो हम u की वैल्यू लेंगे प्लस में 20 सेंटीमीटर। अरे वर्चुअल ऑब्जेक्ट है भाई, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो पॉजिटिव साइन के साथ आएगा। रियल ऑब्जेक्ट होता है तो वो नेगेटिव साइन के साथ जनरली हम लोग लिखते हैं। जनरली क्या लिखते ही हैं, वर्चुअल है तो हम लोग पॉजिटिव साइन के साथ लिखेंगे। और वैसे भी देखा जाए तो ये सरफेस के पीछे है, ठीक है, तो इसीलिए पॉजिटिव साइन के साथ। ये जाहिर सी बात है एयर है, ये ग्लास है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? तो 1.5 है। तो जाहिर सी बात है μ1 जो है हम लेंगे 1 और μ2 लेंगे 1.5। क्यों? क्योंकि इंसिडेंट रे वाले मीडियम को हम μ1 कहते हैं, रिफ्रैक्टेड रे है ना बच्चों। तो जाहिर सी बात है रे सीधा नहीं जाएगा, अभी रे मुड़ेगा, लेकिन रे रिफ्रैक्ट करके इसी मीडियम में जाएगा ना। ठीक है, तो जाहिर सी बात है μ1 μ2 भी निकल ही गया, u हमको पता चली गया। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा? तो रेडियस ऑफ कर्वेचर तो जाहिर सी बात है बच्चों डायमीटर 10 सेंटीमीटर है, तो जो रेडियस होगा वो तो होगा 5 सेंटीमीटर और प्लस में। क्यों? क्योंकि सरफेस के पीछे है, तो रेडियस प्लस में 5 सेंटीमीटर। तो हम लोग निकालते हैं इमेज कहाँ बनेगा इसका। तो बच्चों फॉर्मूला तो हमको याद है, क्या है? μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। अब देखो μ2 की जगह पे हम लोग रखेंगे 1.5, v की जगह पे निकालना है तो रहने देते हैं, माइनस μ1 की जगह पे 1 और u की जगह पे कितना लिखोगे? तो u की जगह पे प्लस में 20 लिखोगे बच्चों। इस सरफेस के लिए ये ऑब्जेक्ट है तो प्लस में 20 लिखोगे, 1.5 माइनस 1 और डिवाइडेड बाई r की जगह पे प्लस में 5 लिखोगे। ठीक, सॉल्व करोगे तो 1.5 डिवाइडेड बाई v, इसको इधर भेज दो। तो पहले से जो ये पड़ा हुआ था ये क्या था? तो ये था 0.5 डिवाइडेड बाई 5 है ना बच्चों, और प्लस 1/20 आ गया। क्या बोलते हैं? ऐसा आ गया। तो 1.5 डिवाइडेड बाई v इज इक्वल्स टू, जब एलसीएम लोगे तो 20 आएगा, 4 से मल्टीप्लाई करोगे 2 हो जाएगा। बोलो बच्चों 2 हो जाएगा। और अरे हाँ ठीक है, और प्लस 1 आ जाएगा, ऐसा कुछ करके आएगा। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा बताइए? यहाँ से आपको 3 मिल जाएगा। तो 1.5 डिवाइडेड बाई v इज इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाई कितना? तो 20। अच्छा 3 से आप इसको काटेंगे तो ये 0.5 हो जाएगा। तो मिला जुला के देखा जाए तो v की वैल्यू कितनी आ रही है? तो इसको इधर भेजिए, इसको उधर भेजिए। इसका मतलब हुआ 20 इंटू 0.5, और बच्चों 0.5 का मतलब 1/2 होता है। तो मिला जुला के ये 10 सेंटीमीटर आएगा। यानी जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा? 10 सेंटीमीटर, और प्लस में आया है। प्लस में आने का मतलब हुआ कि सरफेस के पीछे। ए भाई रे, तो सरफेस के पीछे 10 सेंटीमीटर जाओगे तो तुम यही पहुंचोगे ना, क्योंकि 10 सेंटीमीटर है तो इसका डायमीटर है। इसका मतलब हुआ ये जो रेज आई हैं बच्चों वो यहाँ जाके कन्वर्ज करेंगी, मतलब थोड़ा थोड़ा मुड़ी है, ध्यान से देखिए आप। और उसके बाद क्या है? फिर यहाँ आएंगे तो फिर अपना सीधे निकल जाएंगी ऐसे क्रॉस करके। एकदम सरफेस पे ही इमेज बना है। ठीक है, बोलो ना। तो ठीक है ऐसा, तो मतलब जो फाइनल इमेज यही बनेगा, क्योंकि अब ये रेस थोड़े ना कहीं मिलने वाली हैं, तो फाइनल इमेज यही पे होगा। बोलो ना। एक ही मतलब देखा जाए तो भले रिफ्रैक्शन एक बार यहाँ हो रहा है और एक बार यहाँ हो रहा है, लेकिन यहाँ वाले रिफ्रैक्शन के केस में ना ऑब्जेक्ट मतलब जाहिर सी बात है इसका जो इमेज बनेगा वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो ऑब्जेक्ट जो है वो सरफेस पे ही है, यानी ऑब्जेक्ट पोल पे ही है। और एक बात तो याद रखना यार, ऑब्जेक्ट अगर पोल पे हो तो इमेज भी पोल ही पे बनता है, सिस्टम कोई सा भी हो, चाहे वो लेंस हो, चाहे मिरर हो, चाहे कोई भी हो। पोल पे एकदम सटा के रख दोगे तो इमेज भी वहीं पे बनेगा। आप समझ रहे हैं? तो इस सरफेस का इमेज यहाँ बना है, और यहाँ जो रिफ्रैक्शन हुआ है ना उसका इमेज यहीं पे ठीक बनेगा। ठीक है, यानी फाइनल इमेज यहीं पे बनेगा 10 सेंटीमीटर बिहाइंड द फर्स्ट सरफेस, या यूँ कहा जाए कि सेकेंड सरफेस पे बन जाएगा। क्लियर है? ठीक है,
चलिए, अच्छा ये भी बोर्ड का ही क्वेश्चन है बच्चों, तो पॉज करके ट्राई करिए जल्दी, अच्छा क्वेश्चन है इसीलिए मैंने यहाँ रखा है। हो गया, देखते हैं। पॉइंट ओ मार्क ऑन अ सरफेस ऑफ ग्लास स्फेयर ऑफ डायमीटर 20 सेंटीमीटर। अच्छा, तो बच्चों एक ग्लास का स्फेयर है, अब की बार इसका डायमीटर 20 सेंटीमीटर, ठीक है, वेरी गुड। तो ये पूरा जो है वो 20 सेंटीमीटर है, ठीक। कहता है, अच्छा मतलब यहाँ पर कहीं मार्क किया गया है पॉइंट ऑब्जेक्ट को यहाँ, और हम कहीं इधर से देख रहे होंगे इसको, ठीक है, क्योंकि इधर से देखने का कोई फायदा तो है नहीं, इधर से देखो तब तो लाइट डायरेक्ट आपके यहाँ तक पहुँच जाएगा, तो उसका इमेज थोड़े बनेगा। जाहिर सी बात है, आप उधर से देख रहे होंगे तब ना रिफ्रैक्शन होगा बच्चों, ठीक है। हाँ, फ्रॉम दी इज व्यूड थ्रू ग्लास फ्रॉम द पोजिशन डायरेक्टली अपोजिट टू पॉइंट ओ। अच्छा, इस पॉइंट ओ के अपोजिट साइड से देखा जा रहा है, सही है। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास इज 1.5, मतलब बच्चों ये म्यू की वैल्यू जो है वो 1.5 है, सही है। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म, ऑल्सो ड्रॉ द रे डायग्राम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज, ठीक है। चलिए एक काम करते हैं, हम लोग ऑप्टिकल एक्सिस यानी प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करते हैं। अब तुम एक बात बताओ, क्या यहाँ रिफ्रैक्शन होगा क्या? नहीं, यहाँ रिफ्रैक्शन नहीं होगा, क्योंकि आपने ग्लास के ऊपर ही मार्क किया है। तो ग्लास के ऊपर ही मार्क किया का क्या मतलब हुआ? जैसे ही रे निकलेगा वो फटाक से ग्लास में एंटर करेगा, हवा से ग्लास में थोड़े जा रहा है ना बच्चों, मार्किंग ही ग्लास में है, तो रे निकलते ही ग्लास में एंटर कर जाएगा। तो पहली बार जो रिफ्रैक्शन होगा वो यहाँ होगा। तो एक रे को आप निकालिए, ठीक है। और आप जानते हैं कि नॉर्मल जो आप ड्रॉ करेंगे वो सेंटर से होकर पास करेगा, सेंटर से होकर पास करेगा। तो अभी हम फाइनल इमेज नहीं बना रहे हैं, इसलिए नहीं क्योंकि हमको नहीं पता कि कितना मुड़ने वाला। अगर बहुत ज़्यादा मुड़ गया है ना बच्चों, बहुत ज़्यादा मुड़ गया तब तो इमेज इधर कहीं बनेगा। लेकिन अगर हल्का सा मुड़ा, तो हल्का सा मुड़ा तो हम इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे। अरे हल्का सा मुड़ा का मतलब हुआ कि रे अभी डाइवर्जिंग है, इधर तो मिलेगा नहीं, तो हम पीछे बढ़ाएंगे। तो इसीलिए काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं। तो बच्चों इस केस में μ1 कितना होगा? तो आप जानते हैं जो रिफ्रैक्शन होने वाला है वो यहाँ होने वाला है, यहाँ ये सरफेस है, ये पोल हो गया है ना। तो जाहिर सी बात है ये इंसिडेंट रे है, तो इंसिडेंट रे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को μ1, तो इस केस में μ1 की वैल्यू 1.5 है। और जाहिर सी बात है रे रिफ्रैक्ट करने के बाद इस मीडियम में जाएगा, यानी इस केस में μ2 की जो वैल्यू होगी, μ2 की जो वैल्यू होगी वो 1 होगी, क्योंकि इधर एयर है, ठीक है। और फॉर्मूला हम जानते हैं कि होता है μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 बाई आर। अब बताओ बच्चों μ2 कितना है? तो μ2 1 है, v हमको निकालना है, बोलो v हमको निकालना है, ठीक है। और माइनस μ1 की वैल्यू कितनी है? तो वो है 1.5 डिवाइडेड बाई u कितना है? तो बच्चों यहाँ पे ऑब्जेक्ट और ये पोल है, तो जाहिर सी बात है इसी डिस्टेंस को आप u बोलेंगे। तो u जो होगा वो माइनस में 20 सेंटीमीटर होगा। क्यों? क्योंकि सरफेस के सामने है उधर, और उधर जाने के लिए आप इंसिडेंट रे का ऑपोजिट जा रहे हैं, तो माइनस में आप लिखेंगे। तो आई डोंट थिंक अब आपको साइन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता होगा। साइन में प्रॉब्लम है तो सब खत्म हो जाएगा बच्चों, मेन तो इस चैप्टर में साइन ही है। तो माइनस में हम 20 लिखेंगे इज इक्वल्स टू μ2 की जगह पे हम लिख देंगे 1 माइनस μ1 की जगह पे हम लिख देंगे 1.5 और डिवाइडेड बाई r। तो बच्चों इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, सारा डिस्टेंस हम पोल से मेजर करते हैं ना, तो ये हो जाएगा ये। और आपको पता है कि ये जो लिखेंगे हम माइनस साइन के साथ लिखेंगे क्योंकि सरफेस के सामने है। तो कितना होगा? तो 20 का आधा कर लेना है, तो माइनस में 10 सेंटीमीटर आएगा, तो ये माइनस में 10 हो जाएगा। अब ना 1/v माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो 1.5 डिवाइडेड बाई कितना 20 इज इक्वल्स टू, ये माइनस में 0.5 आएगा और डिवाइडेड बाई 10 आएगा, और नीचे में भी तो एक माइनस है। हाँ, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसको इधर भेज दीजिए। तो आप बताइए 1/v इज इक्वल्स टू कितना होगा? तो पहले से 0.5 डिवाइडेड बाई 10 था, और ये माइनस में 1.5 डिवाइडेड बाई 20 होगा। आप जानते हैं LCM इस केस में 20 आएगा, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 माइनस 1.5 और ये 1/v। क्लियर? बोलो यार। तो 1/v इज इक्वल टू कितना आ रहा है? माइनस 0.5 और डिवाइडेड बाई 20, और v इज इक्वल टू कितना आ रहा है? तो बच्चों v इज इक्वल टू आ रहा है, उल्टा करोगे ना, तो माइनस 20 डिवाइडेड बाई 0.5। अब यार डेसिमल हटाओगे तो 2 हो जाएगा,
और v इज इक्वल्स टू कितना होगा बोलो? तो v इज इक्वल्स टू हो जाएगा ये तो 40 सेंटीमीटर आ रहा है और वो भी माइनस में। तो माइनस का क्या मतलब हुआ? जो फाइनल इमेज बनेगा वो सरफेस के इधर नहीं, सरफेस के सामने इधर बनेगा। और कहाँ बनेगा? 40 सेंटीमीटर। ओ माय गॉड, तो ये था 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर आप और इधर चले जाएं तो मेरे पास उतना जगह नहीं है। मान लो बच्चों यही है 40 सेंटीमीटर, अरे यहाँ से लेकर यहाँ तक मान लो कि 20 सेंटीमीटर, क्या दिक्कत है? तो यहाँ पर इमेज बना है, आप समझ रहे हैं? मतलब इधर से देखेंगे ना तो इसका इमेज आपको वहाँ पर दिखेगा। अब सवाल है भाई कि रे डायग्राम कैसे बनाए? तो जाहिर सी बात है, रे बहुत नहीं मुड़ा होगा, रे हल्का सा मुड़ा होगा, हल्का सा मुड़ा होगा, ताकि जब हम इसको पीछे की तरफ बढ़ाएं तो वो आके यहाँ पर मिले। थोड़ा सा तो मुड़ा हुआ दिख ही रहा होगा। तो बस बन गया, रे डायग्राम भी बन गया, इमेज भी बना लिया हम लोगों ने। देखा ना? तो बोर्ड का क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे जेई मेन के क्वेश्चन से ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, चलिए ठीक है। ये क्वेश्चन तो रिपीटेड आई थिंक 112 है ना बच्चों? चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तो हम डेरिवेशन करेंगे इस फॉर्मूले का, बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।